Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. आज हम डिज़ाइन ऑफ पिस्टन रॉड का स्टडी करते हैं। पिस्टन रॉड जनरली हाइड्रोलिक प्रेस में पिस्टन रॉड हमेशा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में होता है, वो प्रेस करने का काम करता है। तो इसलिए इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है। हाइड्रोलिक के दूसरे सिलेंडर्स में भी ऐसे रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पुल करना हो तो वहाँ टेंसाइल होगा, मगर हम जो हाइड्रोलिक प्रेस डिज़ाइन करें तो प्रेस में जनरली पिस्टन रॉड पुश करता है, तो इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। इसका डायमेंशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ऐसा है, इक्वेशन ऐसा है, फोर्स इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन रॉड इनटू स्ट्रेस। W इज फोर्स, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ, D इज डायमीटर ऑफ द पिस्टन रॉड, FC इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। तो इस फॉर्मूले से हम जो है ये इसका पिस्टन रॉड का डायमीटर निकाल सकते हैं। ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम जानते हैं माइल्ड डिस्टिल का क्या होता है, या हम जो भी मेटल यूज़ करें EN8, EN9, EN19 या 24 जो भी मटेरियल यूज़ करेंगे उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लेंगे, सेफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमें पता है, लोड हमें पता है, हम जो 200 टन का समझो सिलेंडर डिज़ाइन तो लोड पता है, तो उसके सामने हम ये डायमीटर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जब भी पिस्टन रॉड छोटा होता है, जब डायमीटर का और लेंथ का रेशियो 10 से कम हो, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर डायमीटर से इसका रॉड का लेंथ ज़्यादा हो गया तो फिर वो फेलियर के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के बदले बकलिंग स्ट्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका फॉर्मूला अलग है, मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, अगर लेंथ ज़्यादा हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और शॉर्ट फॉर्मूले के ये इसका शॉर्ट रैम के लिए ये इस फॉर्मूले से हम उसका डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। जब हम बहुत लंबे स्ट्रोक का सिलेंडर डिज़ाइन करते हैं और डायमीटर छोटा होता है, 50, 60, 70 mm डायमीटर होता है, और स्ट्रोक 2 मीटर 3 मीटर ऐसा लंबा स्ट्रोक होता है, तो उस टाइम पे ये इस फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है। एवलर्स फार्मूला है, उसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा क्रिपलिंग लोड इंपॉर्टेंट होता है। उसका फॉर्मूला ऐसा है, ये पाई है, ये यंग्स मॉडुलस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये इक्विवेलेंट लेंथ है। तो इसमें जो नोन फैक्टर्स है, पाई का वैल्यू हम जानते हैं 3.14, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू MS के लिए हम जानते हैं 2 × 10⁶, और राउंड शाफ्ट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के थ्रू अगर लेंगे तो पाई बाय 64 इंटू D⁴। और इक्विवेलेंट जो लेंथ है वो ऐसा है कि अगर जो एक कॉलम है उसका अगर बोथ एंड हिंज्ड हुआ तो वो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जो एक्चुअल लेंथ जो हमारा रिक्वायर्ड है वही होगा। अगर बोथ एंड फिक्स्ड हुआ तो उसका इक्विवेलेंट हाफ हो जाएगा। वन एंड फिक्स्ड एंड सेकेंड एंड हिंज्ड हुआ तो इक्विवेलेंट L/2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। और अगर वन एंड फिक्स्ड हुआ और अदर एंड फ्री हुआ तो L इज इक्वल टू डबल 2L हो जाएगा। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डबल ऑफ द लेंथ। तो ये हमारा वन एंड हमेशा फिक्स्ड होता है, तो अगर वो दूसरा एंड फ्री हुआ तो इक्विवेलेंट डबल होगा। और अगर हमारा वन एंड अगर दूसरा एंड हिंज हुआ तो उसका ये फॉर्मूला होगा। फिक्स्ड भी हो सकता है, खाली ये बोथ एंड हिंज वाला हमारा ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि पिस्टन के अंदर सिलेंडर के अंदर पिस्टन रॉड फिक्स्ड ही होता है। तो ये तीनों भी कंडीशंस आ सकते हैं, तो जैसा भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से हम इक्विवेलेंट लेंथ लेंगे और फिर इस फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में लोड हमारा फिक्स है, अगर हम जो सिलेंडर डिज़ाइन करना है उस डिज़ाइन के हिसाब से लोड फिक्स हो गया। लेंथ फिक्स है, उसका स्ट्रोक के हिसाब से लेंथ फिक्स हो गया। तो जो अननोन फैक्टर है सिर्फ D है। तो लोड और लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ अगर हम फीड करेंगे तो सिर्फ जो D जो अननोन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से सिलेंडर का पिस्टन रॉड का डायमीटर फाइंड आउट करना है जब भी बहुत लंबा स्ट्रोक होता है और डायमीटर का छोटा होता है। सिलेंडर रेशियो उसका डायमीटर टू जो लेंथ रेशियो जो है वो 10 से ज़्यादा हुआ तब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। प्रेस में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है। जस्ट एज ए जनरल नॉलेज मैंने बता दिया कि कभी पिस्टन डिज़ाइन करना हो सिलेंडर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर के, कोई सिर्फ दूसरे पर्पज़ के लिए अगर सिलेंडर डिज़ाइन करना हो तो उसके पिस्टन रॉड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। हमारे प्रेस के अंदर इसका काम नहीं है, क्योंकि हमारे प्रेस का स्ट्रोक बहुत छोटा होता है और इसका डायमीटर ऑफ द रैम और टू द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रैम और लेंथ जनरली 10 से छोटा ही होता है।
तो वो हमारा जो पहले जो मैंने फार्मूला डिस्क्राइब किया तो वो होगा। ये इसको नॉलेज में रखिए कि कभी लॉन्ग स्ट्रोक के कभी सिलेंडर डिज़ाइन करने में तो उसका डायमीटर ऐसा कैलकुलेट करना होगा। अभी हम जो प्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसका स्टडी कर रहे हैं, उसका फिर से मैं थोड़ा रिवाइज़ कर दूं कि कैपेसिटी उसकी 200 टन है, उसका स्ट्रोक 500 mm है, उसका वर्किंग प्रेशर 234 है और सिलेंडर का ID 330 है, जो हमने पाइप के हिसाब से डिसाइड किया था। इसके लिए हमको अभी रैम का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, लोड इज इक्वल टू एरिया इंटू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। लोड हमारा है 200 टन है, तो हम इसको केजी में हमने कन्वर्ट किया है। उसके बाद में ये क्रॉस सेक्शन एरिया का इसका फॉर्मूला है और ये इसका सेफ वर्किंग स्ट्रेस है। तो इस फॉर्मूले से जो रैम का डायमीटर आता है वो 14.5 सेंटीमीटर है। ये 14.5 सेंटीमीटर ये 100% फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से, और आपने अगर इतना ही डायमीटर का अगर 200 टन के लिए अगर रैम बनाया तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एकदम कम से कम कॉस्ट में अगर आपने मशीन लिया हुआ L1 में आप है किसी टेंडर में, और कम से कम कॉस्ट में अगर सिलेंडर बनाना है तो इस साइज़ के पिस्टन रॉड से भी आपका काम हो जाएगा और टेक्निकली वो राइट रहेगा। मगर अच्छी क्वालिटी की अगर प्रेस बनाना है तो हम सॉलिड से उसको बनाते हैं। अभी हमारा सिलेंडर का ID 330 है, तो 330 का हमने बड़ा राउंड लिया, फिर सॉलिड से बनाएंगे। सॉलिड से बनाने में फिर उसको 145 इतना 330 mm से 145 mm करने में बहुत ज़्यादा मटेरियल रिमूव होता है, तो उससे अच्छा हम इसको बड़ा डायमीटर रखें। तो बड़ा डायमीटर का रखने का क्राइटेरिया क्या है? अगर हमने बहुत बड़ा कर दिया इसको तो जितना एरिया का रेशियो होगा, या एनुलर एरिया या पिस्टन की साइड में जो मेन एरिया है, अगर ये मेन एरिया का अगर ये हाफ है, तो अगर हम यहाँ से 100 लीटर ऑयल सिलेंडर में सप्लाई करें तो फॉरवर्ड में अगर 100 लीटर सप्लाई करेंगे तो रिटर्न में 50 लीटर ऑयल बाहर निकलेगा। और रिटर्न स्ट्रोक में जब हम 100 लीटर जब पंप का जो कैपेसिटी 100 लीटर है, तो 100 लीटर जब हम रिटर्न लाइन में देंगे तो रिटर्न इस यहाँ से 200 लीटर ऑयल बाहर होगा, क्योंकि उसका एरिया डबल है। अगर यहाँ पर ये एरिया हाफ है, ये उसका डबल है, तो रिटर्न के अंदर ऑयल डबल निकलेगा। अगर हमने ये डायमीटर बहुत बड़ा कर दिया कि भाई अभी सॉलिड से बनाना है तो इतना थिन क्यों करें, बड़ा कर दें, तो उसमें रीज़न ऐसा होगा कि इसका रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर 100 लीटर का ऑयल सप्लाई करेंगे तो हो सकता है सिर्फ 500 या 600 लीटर ऑयल बाहर निकले। तो कभी कभी हमारे जो वॉल की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि इतना ज़्यादा फ्लो उसको हैंडल करें, तो जनरली उसका रेशियो हम अप्रॉक्सीमेटली 1:2 का रखते हैं। अगर यहाँ पर अगर इसका हाफ रखते हैं, मतलब 1:2 मतलब इसका जो ये यहाँ जो डायमीटर है उसका हाफ डायमीटर पिस्टन रॉड का रखते हैं, तो अगर फॉरवर्ड के अंदर जो स्पीड है रिटर्न में उसकी डबल हो जाती है। तो उसका फ्लो भी अगर डबल फ्लो अगर सिस्टम से पास हो तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना होता है कि उसका डबल फ्लो भी सिस्टम आराम से ले लेता है। एक तो रीज़न ये हो गया उसका डिसाइड करने का कि सॉलिड से बनाएंगे तभी उसको हम हाफ द क्रॉस सेक्शन एरिया रखते हैं, हाफ उसका यहाँ जो एरिया है उसका हाफ रखते हैं। दूसरा रीज़न ऐसा है कि हमने अगर एनुलर एरिया बहुत कम कर दिया तो इसको ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो हमारा जो ज़्यादातर डबल पंप यूज़ करते हैं, एक वेन पंप होता है बड़ा पंप जो स्पीड में फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए होता है, और एक हाई प्रेशर पंप होता है जो प्रेसिंग में काम आता है। तो जो हाई फ्लो का पंप होता है उसका वर्किंग प्रेशर बहुत कम होता है, 20 बार 30 बार या 40 या 50 इतना कम उसका रहता है, जबकि वर्किंग प्रेशर 300 बार तक होता है। तो अगर हमने इसको बहुत थिन कर दिया, एनुलर बहुत थिन होगा तो ऊपर जाने के लिए प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो वो मेन जो हाई फ्लो पंप अनलोड हो जाता है। तो इसलिए इस एरिया को भी हम बढ़ा रखते हैं कि जो है ना रिटर्न जाने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगे। और थर्ड रीज़न ऐसा है कि जब भी हम इसका अगर नीचे कोई मटेरियल नहीं हुआ और हमने फुल प्रेशर ले लिया तो जो पिस्टन का ये एरिया आके यहाँ पर प्रेस करता है, तो ये एनुलर एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से ये ईल्ड नहीं हो जाए। अगर ये ईल्ड होगा तो रैम को ग्रिप करेगा और ये पूरी लाइनिंग रैम की पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम सॉलिड से भी अगर पिस्टन बनाते हैं तो 1:2 का रेशियो रखते हैं कि जो डायमीटर सिलेंडर का है उसका 50% अप्रॉक्सीमेटली इसका पिस्टन रॉड का एरिया रखते हैं, तो सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है। तो 3 रीज़न है, एक तो बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक रिटर्न ऑयल में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलेगा, और तीसरा यहाँ पर वो लोकल डिफॉर्मेशन होगा और ये जो मेटल फ्लो करके इसको रैम को ग्रिप कर लेगा। तो भी जो हमारा जो एरिया है सिलेंडर का वो 330 सेंटीमीटर है,
तो उसका एरिया अगर हम निकालें तो ये π/4 इंटू डी स्क्वायर एरिया, तो ये डी डायमीटर का स्क्वायर है सेंटीमीटर में, तो उसका एरिया 854 सेंटीमीटर स्क्वायर है सिलेंडर का एरिया। इसका हम हाफ करते हैं तो इसका हाफ हो गया 427। ये एरिया से अगर हम डायमीटर निकालें तो 223.33 सेंटीमीटर आता है। तो ये 23 सेंटीमीटर ये एक ऑड फिगर है, तो हम उसको एक राउंड फिगर आर्बिट्ररी से डिसाइड करते हैं कि हम 250 इसका डायमीटर रखते हैं। तो ये हमने अभी एक डिसाइड कर लिया कि हमारा डायमीटर 250 होना चाहिए आर्बिट्ररी। हमने यहाँ तक जो हम 250 फिगर तक कैसे आए वो मैंने आपको बताया कि इसका हाफ इस सिलेंडर का हाफ एरिया हमने सिलेंडर का लिया हुआ है, और उसके बाद में हमारा राउंड फिगर करने के लिए सील वगैरह अच्छी याद करने इजी रहे, परचेस करने में इजी रहे, इसलिए हम 250 किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद में अभी जो बाकी के डिटेल मैं आपको बताऊंगा, ये मैन्युफैक्चरिंग का सीक्रेट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस से आता है। इसका टेक्निकल कोई रीज़न नहीं है, मगर एक्सपीरियंस से आपको ये अगर ये समझ लेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में ईजी होगा। जब भी हम रैम को ग्राइंडिंग और प्लेटिंग करते हैं तो जो प्लेटिंग के टाइम पे जब क्रोम प्लेटिंग करते हैं तो जो उसका जो इनिशियल जो डायमीटर होता है वहाँ पर क्रोम बिल्टअप होता है। मतलब अगर यहाँ पर 250 होगा तो यहाँ पर 250.5 होगा, तो इनिशियली 5 to 10 mm के अंदर उसका थिकनेस ज़्यादा हो जाता है, डिपोजिशन ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर जो डायमीटर है तो उसके एंड में एक है ना 0.5 उसका डायमीटर कम कर देना है। ये एरिया सिलेंडर के अंदर नहीं जाता है, जो बाहर वाला जो सिलेंडर से एक्सटेंडेड हमेशा रहता है उस एरिया में इसका 0.5 डायमीटर कम करेंगे। तो यहाँ पर अगर क्रोमियम का बिल्टअप होगा क्रोम प्लेटिंग का, तभी भी जो गाइड बुश जो ये पोर्शन जो इसमें जब स्लाइड करेंगे तो इसमें टॉलरेंस बहुत 0-0 में होता है, मगर बिल्टअप होने की वजह से ये इंटर नहीं होता। अगर हमने इंटर करने के लिए इसको प्ले कर दिया तो यहाँ के प्ले हो जाता है। तो इस डायमीटर से एज के ऊपर थोड़ा सा है ना एक 10-15 mm के अंदर डायमीटर 0.5 कम रखेंगे। जो शार्प पे जाता है तो ग्राइंडिंग के बाद में उसको बफिंग से उसको लेवल कर देना है। जो स्टेप होगा 250 और 245 के बीच में उसको लेवल कर देना है कि सील जाके वहाँ पर अटके नहीं। और उसके बाद में सील एंट्री करने के लिए ये अगर 250 है तो इसको एक 10 या 20 mm डायमीटर का हम कम रखते हैं कि उसका अच्छे से थ्रेडिंग हो जाए। और जो सील जो यहाँ से पहनाएंगे, ये जो अंदर ये जो सील रहती है वो यहीं से उसको पहनाना होता है, तो वो थ्रेडिंग से डैमेज नहीं हो। सील अगर 250 का अगर डायमीटर का सील है तो उसका जो इनसाइड लिप होगा वो 245 या 246 के आसपास में होगा, 2 mm अंदर होती है, वो छोटी होती है। तो अगर हमने इसको 0-0 में अगर बनाया तो सील थ्रेड से डैमेज हो जाती है, इसके लिए हम उसको काफ़ी अंदर रखते हैं, 10 mm का गैप देते हैं दोनों साइड से कि सील डैमेज नहीं हो। तो अगर ये 250 है तो इसको 230 रखेंगे। और जो एकदम लास्ट का पोर्शन है जो जाके जो नीचे प्रेसिंग जिसके ऊपर फोर्स आता है उसको और हम और 10 mm उसका डायमीटर कम करते हैं, 10 से 20 mm डायमीटर कम करते हैं, और इसका स्टेप भी 10 mm रखते हैं। उसका रीज़न ऐसा है कि ये लॉन्ग रन में जब प्रेसिंग करते करते ना ये ईल्ड होता है, तो यहाँ डायमीटर बढ़ने लगेगा, ये डायमीटर बढ़े रहेगा। अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सिंगल अगर ये रखा हुआ है, सेम डायमीटर रखा हुआ है, तो बाद में डिसमेंटलिंग के टाइम पे ना यहाँ पर जो ये पोर्शन यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ ईल्ड होकर फैल जाता है ये। तो वो कभी जॉब बेंड होते किसी भी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा है ना उसका डायमीटर यहाँ एंड में जहाँ पर प्रेसिंग करते बढ़ते रहता है। तो ये एक स्टेप यहाँ पर हम उसको 20 mm का और छोटा कर देते हैं, 10/20 का एक स्टेप मारते हैं। और हमारा जो इसके आगे जो थ्रेडिंग का जो फ्लैंज वगैरह लगाएंगे उसके लिए गाइड का काम करता है, एग्जैक्टली उसमें जाके बैठता ही है। तो फेस के ऊपर 20 mm या 10 mm का डायमीटर कम रखना है कि मटेरियल ईल्ड हो, तभी भी ये थ्रेडिंग के डायमीटर से कम रहे। थ्रेडिंग का डायमीटर शाफ्ट से कम रखते हैं कि जब यहाँ से सील पहनाना हो तो वो सील का जो फेस छोटा होता है 250 का हो तो 246 या 245 होगा, तो वो थ्रेड से डैमेज नहीं हो। और एज के ऊपर हम एक 0.5 का मटेरियल एक 10 से 15 mm में उसको डायमीटर कम रखते हैं कि जो क्रोमियम का बिल्टअप हो वो उसकी वजह से इसका डायमीटर 250 से एक्ससीड नहीं हो जाए। ये डायमीटर में जो 250 जो रैम के डायमीटर में और जो गाइडिंग जो बुश होगा इसके डायमीटर इसके टॉलरेंस के अंदर 0.1 का या 0.5 का डिफरेंस होता है, और ये बिल्टअप बहुत ज़्यादा 2.2-2.6 ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हमने ये नहीं रखा और यहाँ पर या तो फिर ग्राइंडिंग कराएं, ग्राइंडिंग करने से कॉस्टली होता है। एक बार प्लेटिंग करने में ग्राइंडिंग कर तो आपको साइज़ मिल जाएगा, मगर कॉस्टली बहुत हो जाता है। सबसे अच्छा है कि जो एक 10 mm जो है ना आगे उसका साइज़ कम कर दें, तो बिल्टअप से हमारा असेंबली के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इन शॉर्ट
हम अगर सॉलिड से अगर रैम बनाते हैं तो जो मेन एरिया है उसका 50% डायमीटर इसका लेते हैं। 50% डायमीटर लेने के बाद में हम फेस के ऊपर थोड़ा सा और 0.5 कम रखते हैं कि जो क्रोमियम का जो बिल्टअप है उसकी वजह से हमारा असेंबली में प्रॉब्लम नहीं आए। थ्रेडिंग को हम और 20 mm तक कम रखते हैं कि असेंबली के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके एंड में और एक स्टेप बनाते हैं कि वो ईल्ड होने के बाद में अगर जो थ्रेडिंग वगैरह है वो जाम नहीं हो जाए, वो ईजिली रिमूव कर सके, ईजिली लगा सकते हैं। कितनी भी यहाँ पर बल्जिंग हो, कितनी भी यील्डिंग हो, तो जो यहाँ पर जो मैटिंग फ्लैंज होगा जिसमें थ्रेडेड होगा उसको डिसमेंटल करने, असेंबल करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सारी डिज़ाइन सिंपल है मगर मैन्युफैक्चरिंग के ये जो सीक्रेट्स हैं ये इसको याद रखिए। तो जब भी आप प्रेस बनाएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, असेंबली में और मैन्युफैक्चरिंग में और डिसमेंटलिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू। थ्रेडेड टाइप पिस्टन रॉड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर पिस्टन रॉड फ्री है और नीचे सिर्फ टी स्लॉट लगना है, या कोई पिस्टन रॉड गाइडेड नहीं है और सारा बेंडिंग लोड पिस्टन रॉड पे ही आना है, तो उस टाइम हम थ्रेडिंग यूज़ करते हैं। और उसके नीचे ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, इस थ्रेडिंग को मैचिंग एक थ्रेडिंग रहता है, एक नट जैसा होता है और एक प्लेट होती है जो इस वेल्डेड होती है। उस प्लेट को हम टी स्लॉट के साथ में बोल्ट करते हैं, या एक स्टेप भी देते हैं कि वो मूवमेंट साइड में मूवमेंट नहीं हो। तो जब ऐसा अरेंजमेंट होता है, अब ये टी स्लॉट पर डायरेक्ट डाई लगेगा और वो प्रेस करेगी, तो जब ऐसा अरेंजमेंट होता है तो हम यहाँ पे इसको थ्रेडिंग देते हैं, क्या उसको साइड लोड बिल्कुल नहीं और बिल्कुल स्ट्रेंथ रहे उसका, थोड़ा साइड लोड भी आता है तो उसको बर्दाश्त कर ले वो। मगर जब वो पिस्टन रॉड गाइडेड होता है, मतलब एक मूविंग फ्रेम जो गाइडेड मूविंग फ्रेम रहता है उसको उस पर ये जब अटैच होता है तो उसकी अटैचमेंट हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक ग्रूव बना देते हैं और ऐसे एक कपलिंग से नीचे जो बॉडी में उसको बोल्ट कर देते हैं। तो अगर थ्रेडिंग नहीं हुआ, अगर ऐसा ग्रूव टाइप का भी हुआ तो तभी भी वो जो है ना, इसका शुरू में 0.5 कम रखेंगे तो उससे बिल्डअप नहीं होगा, क्रोम प्लेटिंग बिल्डअप नहीं होगा। और यहाँ पर 10/15 का अच्छा एक चैम्फर होना चाहिए कि सील जब असेंबली के टाइम पे स्मूथली स्लाइड हो जाए अंदर और स्मूथ कर्वेचर हो, ये शार्प एज नहीं हो। और ये जो डायमेंशन मैंने आर्बिट्ररी दिए हैं, यहाँ पर 15 mm का 2 स्टेप है और ये यहाँ पर भी जो है ये 250 है तो हमने इसको 240 रखा है और ये स्टेप 10 mm का रखते हो 220 साइज़ आया है। तो ये आर्बिट्री है मगर इसका जो कैलकुलेशन है कि यहाँ से शेयर नहीं होना चाहिए, तो उससे हमको थिकनेस मालूम पड़ता है कि अगर पुलिंग के अंदर अगर 200 टन का लोड है मगर पुलिंग में 50 टन तक उसको कुछ पुल करना है तो ये पोर्शन शेयर नहीं होता। यहाँ पर 50 टन बर्दाश्त करने के लिए कितना थिकनेस होना चाहिए वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पिस्टन रॉड को अटैच करने के 2 तरीके, एक तो कपलिंग वाला तरीका है, दूसरा थ्रेडिंग वाला तरीका है। और दोनों के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसका क्रोमियम बिल्टअप के लिए थोड़ा डायमेंशन कम रखना है और सील की असेंबली के लिए चैम्फर में अच्छा देना है और फ्रंट पोर्शन एक 10 से 15 mm कम रखना है कि यहाँ बल्जिंग हो, तभी भी जो मटेरियल जो गाइड बुश यहाँ से जब डिसमेंटल करेंगे तो बल्जिंग की वजह से इसका डायमीटर 250 से ज़्यादा नहीं हो जाए और आराम से जो है ना उसके पार्ट्स आराम से बाहर आ जाए। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे 2-3 पॉइंट ख्याल रखेंगे तो बेस्ट क्वालिटी का आपका सिलेंडर बनेगा।